सो या हाय हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक स्पेशली हम लोगों ने सिलेक्ट किया है दैट इज़ फॉर टीम लीडर्स ओनली एंड ऑफ कोर्स जीटीएल। सो टुडे we will see that how we can prepare our audit plans and how we can track all those audit period journey effectively. सो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, बट उनको और कैसे हम एफिशिएंटली इफेक्टिवली हमें यूज़ करना है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आज की ये जो ट्रेनिंग का मेन टॉपिक होने वाला है वो हमारा ऑडिट प्लानिंग एंड ट्रैकर ही रहने वाला है, जो कि स्पेशली हमने डिज़ाइन किया टीम लीडर्स के लिए। तो इसमें देखिए क्या रहेगा कि कोई भी ऑडिट जो हम करते हैं, जाके क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब तक उसके लिए हमारे पास अच्छा प्लान ना हो, हमारे पास ट्रैकिंग का मैकेनिज्म ना हो, तो इन इन सब चीज़ों की एब्सेंस में क्या होगा कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होंगे वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और मे भी हम अचीव कर भी लें, बट हम जो हमारा टाइम लाइन है हम उसको कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इम्प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे होंगे। वी ऑल आर वर्किंग इन एटमॉस्फेयर जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट्स में planning versus actual, budget versus plan is being a major issue everywhere, जहाँ हम लोग क्लाइंट्स के लिए फाइंड आउट करते हैं कि प्लानिंग में क्या फेलियर रह गया था या एग्जीक्यूशन में क्या इशू आ गया था। दे आर टू थिंग्स। अगर हम टाइम लाइन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं या तो हमारा प्लान ही ढंग से नहीं बना था, या जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एग्जीक्यूशन हुआ, जो ऑपरेशन हुआ, वो उस लेवल का नहीं हो पाया। सो आइदर कोई एक रीज़न इनों में से रहेगा। तो हम लोगों को फोकस ये रखना है कि सबसे पहले तो जो हमारी प्लानिंग है, जो हम ऑडिट को लेके प्लान करें, जो टाइम लाइन्स हम लोग ड्राफ्ट करें शुरू में, जो हम वर्क स्कोप एलोकेशन करें, जो चेकलिस्ट डेवलप करें, वो हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। वो इन लाइन होनी चाहिए जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इन लाइन होनी चाहिए प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि जब हम एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं, जब हमारी ऑपरेशनल टीम साइट पे जाके एक्चुअल में काम शुरू कर देती है, तो वहाँ पे फिर आपको लगता है कि बहुत सारे काम आपको, जब आपका रिव्यू हो रहा है या कोई सीनियर आके आपका वर्क स्कोप चेक करता है, तो वो आपको बताएगा कि इसमें तो ये 10 चीज़ें आपने इंक्लूड ही नहीं किया है, तो इनके बगैर तो आपका ऑडिट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो वो सडनली जब कोई न्यू एडिशन होता है हमारी चेकलिस्ट में, हमारे वर्क स्कोप में, सो वो हमारे लिए फिर एक बर्डन सा फील होता है हमें, है ना। जब हम, क्योंकि हम साइट पे बैठे हैं, हम 10 दिन का प्लान लेके गए हैं, हमने एक ऑडिट प्लान अपने हिसाब से बनाया, हमने देखा हम 10 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आपका कुछ रिव्यू होता है, वहाँ पर 4 चीज़ें, 5 चीज़ें आपको ऐड करवा दी जाती हैं जो कि सब्सटेंशियल टाइम आपका लेने वाली हैं। देन यू फील लाइक कि यार ये तो मेरी सारी प्लानिंग ही फेल हो गई। तो ऐसा क्या वो रिव्यूअर अलग से ऐड करवा देगा जो शुरू में आप नहीं, मतलब वहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, या एग्जीक्यूशन के लिए आप प्लान नहीं कर सकते। सो बिकॉज बीइंग अ टीम लीडर, तो इन जनरल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मोस्टली वी आर इनटू दिस टाइप ऑफ सेगमेंट सिंस मोर देन फ्यू ईयर्स। तो ठीक है, जो एकदम न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, वो जब प्लान डेवलप करते हैं, जब वर्क स्कोप डेवलप करते हैं, देन दे हैव टू बी इन टच विद दोज पीपल हु आर इन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग, या ऑफिस में ऑलरेडी जो आप लोगों के सीनियर्स हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो दे आर इनटू दैट सेगमेंट फ्रॉम सो मैनी पीरियड। तो आपको उन लोगों की गाइडेंस के साथ, उन लोगों के सपोर्ट के साथ, तब अपना वर्क स्कोप, तब आपका प्लान एंड आपकी टाइमलाइंस आपको उस हिसाब से डेवलप करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अभी जो इश्यूज आ रहे हैं वो यही हैं कि आप लोग एक स्टैंडर्ड, सब लोगों के पास चेकलिस्ट है, एक स्टैंडर्ड वर्क स्कोप है, वो कस्टमाइज होना चाहिए, टेलर मेड होना चाहिए एज पर द साइट रिक्वायरमेंट्स, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हम अगर एक स्टैंड, क्योंकि देखो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में जो हर साइट की प्रॉब्लम्स होंगी वो अलग अलग होंगी। स्टैंडर्ड चीज़ें, जनरल चीज़ें रहेंगी, बट उसके अलावा हर साइट का एक स्पेसिफिक इशू रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो लर्निंग हमारी हर साइट पे जाके ऑडिट करने के बाद हमें मिलती है, वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है उस वर्क स्कोप में, उस चेकलिस्ट में। और वो चेकलिस्ट हमारी गोइंग फॉरवर्ड ग्रेजुअली उस हिसाब से इम्प्रूव होती रहनी चाहिए हमेशा। तो वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि एक अच्छा ऑडिट प्लान आप कब डेवलप कर पाओगे, जिससे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट के साथ जो हमारा एंगेजमेंट हुआ है वो किस पर्पज़ के लिए हुआ है।
है ना। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे ITPO प्रोजेक्ट था। ITPO प्रोजेक्ट ही स्टार्टेड एज अ जनरल टेक्नो कमर्शियल ऑडिट। जो हमारा एक मेन जो स्कोप रहता है कि हम जाते हैं साइट पे, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ होती है, हमारी कॉमर्शियल टीम हमारे साथ होती है, हर डिपार्टमेंट से हम लोग जो उनकी स्टैंडर्ड SOPs हैं वो लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या है, उस SOP से डेविएशन क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड क्या हुआ उस प्रोजेक्ट पे कि वो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट बन गया। वहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई, और वी कैन से लाइक 2000 to 2500 मैन पावर पर डे वहाँ पर डिप्लॉय हो रही थी। तो डैट बिकम्स अ मेजर चैलेंज फॉर दैम, है ना। अब मेजर चैलेंज क्या था, 2500 डेली लेबर, उन लोगों का डाटा मेंटेन करना, उन लोगों की मंथली बिलिंग करना, उन लोगों के अटेंडेंस प्रोसेस करना, जिसमें देयर वर सो मैनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, मैन पावर इशूज़, रिसोर्स प्रॉब्लम, लाइक कि कभी आपका जो CLMS सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, कभी आपका अगर बायोमेट्रिक है वो काम नहीं करेंगे, बहुत सारी लेबर को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत सारे इशूज़। आप समझ रहे हो 2-2.5 हज़ार लोगों को मैनेज करने के लिए लोग कितने चाहिए साइट पे। तो वो इश्यूज उन्होंने आइडेंटिफाई किए। अब हमारा जो जनरल टेक्नो कमर्शियल ऑडिट था वो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होने लग गया वहाँ पर, क्योंकि देखो हम जब जाते हैं तो हमारा एक मैटरलिटी वाला एस्पेक्ट जो रहता है वो हम देखते हैं। अगर आप जब मंथली आप ट्रायल बैलेंस निकाल के देख रहे हो और वहाँ आप देख रहे हो कि मेजर जो एक्सपेंस का रेशियो है, मेजर जो कॉस्ट कंपोनेंट है वो आपका लेबर है, तो ऑफ कोर्स आपका भी जो पूरा एनर्जी एंड जो पूरा रिसोर्स आप डिप्लॉय करोगे वो लेबर चेकिंग पे लगा दोगे। सो वही वहाँ पर भी हुआ। गोइंग फॉरवर्ड आप लगाओ, ये हुआ कि क्लाइंट ने लेबर ऑडिट असाइनमेंट ही एक सेपरेट असाइनमेंट रख दिया अपार्ट फ्रॉम जनरल टेक्नो कमर्शियल ऑडिट। क्या आप नॉर्मल जो आप टेक्नो कमर्शियल ऑडिट कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर बिल चेकिंग, क्लाइंट बिल चेकिंग, मैटर रिकन्सिलेशन, वो आप सब कीजिए, बट take it as a commercially wise also, take it as a different assignment. We deployed specific 8 to 10 people for labor verification only. तो हमारी टीम जाएगी साइट पे, फिजिकल चेक करेगी लेबर का, सरप्राइज चेक करेगी, सुबह एक बार चेक कर लेगी, शाम को वापस से चेक कर लेगी, एंड मतलब इतने इश्यूज इतने ब्लंडर्स वहाँ पर, मतलब वी आइडेंटिफाइड के रिपोर्ट्स भर भर के गई हैं, भर भर के रिपोर्ट्स गई हैं। तो हर प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, एंड अब वन ऑफ द इट्स कब की बात है, अराउंड आई थिंक 2020 और 2021 समवेयर। सो one of a client from Dubai hired us specially just for the labor bill checking। मतलब वहाँ सोचो कि वो उसको मतलब रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं एक बाहर बाहर के क्लाइंट को, जस्ट टू चेक कि भाई मेरा लेबर में, मतलब वी जस्ट रूइंड एवरीथिंग। कॉन्ट्रैक्टर साइट पे डिप्लॉयड है, वो कॉन्ट्रैक्टर हमारी ही लेबर से काम करवा रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर अलग बिल अपना चार्ज कर रहा है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है आइटम रेट वाला वो उन्हीं लेबर से काम करवा के अपना आइटम रेट में बिल चार्ज कर रहा है। तो जो मेरा बजट, जो मेरी एक्टिविटी 10 करोड़ में कंप्लीट होनी थी, वो मेरी एक्टिविटी 20 करोड़ में कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मैं उस एक्टिविटी का डबल पे कर रहा हूँ। जो मेरी साइट पर लेबर आ रही है वो अटेंडेंस पंच कर दे रही है, उसके बाद काम कर रही है वो सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो ये सारी क्या, ये लर्निंग्स है हमारी। तो गोइंग फॉरवर्ड अब अप्रोच हमें चेंज करती रहनी पड़ती है। हम हर जगह सेम अप्रोच के साथ काम नहीं कर सकते। कई प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ जहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, पूरा का पूरा काम सब कॉन्ट्रैक्टर आइटम रेट पे ही करवा रहे हैं, तो वहाँ मैं लेबर वाली चेकलिस्ट का क्या करूँगा। जहाँ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्टर मैंने बहुत लिमिटेड रखे हैं या कुछ स्पेशलाइज जॉब के लिए रखे हैं, लेकिन मैं मेजर काम पूरा लेबर से करवा रहा हूँ, तो वहाँ मैं सब कॉन्ट्रैक्टर चेकलिस्ट वाले का यूज़ क्या करूँगा। एज सच वहाँ मेरी जो चेकलिस्ट स्पेसिफिक डिफाइंड होनी चाहिए वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, मेरी सारी R&D लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। तो यानी मुझे सबसे पहले तो ये समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट को मुझसे चाहिए क्या। एक हमारा क्लाइंट था जैक्सन, तो जैक्सन इज मतलब हैज़ बीन इनटू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे पेन एरिया क्या होता है कि वहाँ पर केबल चोरी होना, है ना, पार्ट्स चोरी होना, काट के ले जाना, ये सब इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो कि सबको पता है। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि आपके जो मटेरियल की कॉस्ट होगी वो बढ़ेगी, आपका जो रिकन्सिलेशन के वेरिएंसेस होंगे वो ज़्यादा आएंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे।
उनको वो पता है, दे न्यू डैट, दे हायर्ड अस कि आप जाओ फाइंड आउट द रूट कॉज। अब मान लीजिए मैं वहाँ साइड पे जाता हूँ, मैं भी क्या लेता हूँ, उनका BOQ उठाता हूँ, BOQ में क्वांटिटी देखता हूँ, एक्चुअल क्यूमुलेटिव बिल उठाता हूँ, वहाँ पर क्वांटिटी देखता हूँ और माइनस करके मैं बोल देता हूँ जी ये इतना वेरिएंस है, आपका तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 30 करोड़ का तो मुझे मेटल वेरिएंस दिख रहा है। तो क्या इससे क्लाइंट का पर्पस सॉल्व हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वेरिएंस है, मटेरियल चोरी है, एक्सेस कंजम्पशन है, इसलिए तो उसने हायर किया है एक एजेंसी को कि भैया जाओ पता करो क्यों हो रहा है ये, है ना। तो अब अगर मैं जाके वहाँ पर मैं उनको A-B करके दे दूँ और उसके आगे मैं कुछ रूट कॉज की फाइंडिंग ही ना करूँ कि चलो अगर चोरी हो रही है तो चोरी हो रही है, तो डेट मीन्स का सिक्योरिटी का क्या प्रोविज़न है? क्या मैन पावर मैंने डिप्लॉय नहीं करी है? मैंने किसी को तो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा होगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? अगर चोरी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती? अगर मुझे पता ही है कि इतना क्रूशियल है और यहाँ पर इतना मतलब पेनफुल एरिया है कि चोरियाँ जनरल हैं, तो क्या मैंने कोई ऐसी इंश्योरेंस कोई कवर ले रखा है? मैंने कोई कार पॉलिसी के अंदर ये सब कवर होता है या नहीं होता है? ये मुझे फाइंड आउट करना है वहाँ पे जाके। A-B तो ठीक है, वो एक फिगर उनके पास होगी, मैं उसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर दूंगा मे बी, लेकिन जितना एक्यूरेसी उनके पास होगी उतना मैं एक्यूरेसी ला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उनके बंदों ने बना के दी होगी। स्टिल ठीक है, कई बार होता है कि लोग हेड ऑफिस में रिपोर्ट सही नहीं भेजते हैं, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट ना हो, तो वो एक अलग एरिया है। तो वो A-B निकाल के मुझे वहाँ पे नहीं देना है, मुझे उनको देना है कि रीज़न क्या है, कि भाई सिक्योरिटी ढंग से काम नहीं कर रहा है, या मेरा कंट्रोल नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, ट्रैकिंग नहीं है, क्या नहीं है। तो ये सब बताने का कारण ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फर्स्ट। जब तक हम वो नहीं समझेंगे, जब तक ट्रस्ट में हम जो हमारा डिलीवरेबल होगा वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगा। तो फॉर टीम लीडर्स, आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट असाइन किया जा रहा है, जो आप कंकरेंट बेसिस पे कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इसमें भी मंथली बेसिस पे यू हैव टू असेस विद द जो भी आपके रिपोर्टिंग पर्सन है उनके साथ, यू हैव टू असेस विद द क्लाइंट कि फर्दर मंथ में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, है ना। क्या ऐसा कोई हम एरिया आपको निकाल के दें, और यू कैन रिकमेंड कि कि ये पेन एरिया हमें लग रहा है, जहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो शायद वी कैन डू समथिंग बेटर फॉर क्लाइंट। तो वो चीज़ें हमें लेके आनी है, वो इनपुट हमें क्लाइंट से लेना है। उसके बगैर हम उनको कुछ भी नहीं दे पाएंगे अगर हम एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट लेके जाते रहेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट में हमें ये नहीं है कि मैंने TDS की डेट्स देख ली, मैंने बैलेंस शीट में देख लिया कि सही हेड के अंदर मैंने अकाउंट को डाला या नहीं डाला है, या मेरा GST में मिसमैच तो नहीं है। तो वहाँ पर क्या स्टैंडर्डाइज है सारी चीज़ें कि आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, लॉ फिक्स है। वी आर इन टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट जहाँ पर देयर इज़ नथिंग विच कैन बाउंड अस, है ना, कि यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है हमारी। तो हमें यहाँ पे माइंड इम्प्लीमेंट करना है अपना, सोच रहे हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से अपने वर्क स्कोप, उसके हिसाब से अपने चेकलिस्ट को हम लोगों को डेवलप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्कोप का डॉक्यूमेंट है वो हमें बहुत अच्छे से असेस होना चाहिए, और उस उसकी हमें सबसे पहले तो वो एक्सेस होना चाहिए हमारे लिए। उसके विदाउट एक्सेस आप काम शुरू कर दे रहे हो, डैट मीन्स यू आर लैगिंग समवेयर। यू हैव द राइट टू कॉल फॉर दैट डॉक्यूमेंट कि सर, ऑल्दो जब आपका प्रोजेक्ट समझाया जाता है, जब आपको इस प्रोजेक्ट का बेसिस बताया जाता होगा, कैबिन में आप जाते होंगे, आपको एक्सप्लेन किया जाता होगा कि ये प्रोजेक्ट है, ये बैकअप है, ये चीज़ें हैं, ये हमें एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ें आप लोगों को बता दी जाती होंगी मे बी वर्बली। तो वो वही चीज़ को अब आपको कन्वर्ट करना है आप मेन की एरियाज़ में, कि उससे क्या क्या की एरियाज़ हैं जो आपको डेवलप करने हैं, जिससे आप जो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट कर पाओगे, एंड जिससे जो आपकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाएँ। ठीक है, तो वो अलाइन होना चाहिए, हमारा जो ऑडिट है वो पूरा अलाइन होना चाहिए एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। जब तक हमें डिलीवरेबल्स क्लैरिफाइड नहीं होंगे कि अल्टीमेटली चाहिए क्या, मतलब जैसे मैंने जो अभी एग्जांपल दिया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो वहाँ पर जब तक मुझे ये क्लैरिफाई नहीं होगा कि वो अल्टीमेटली मांग क्या रहा है यार क्लाइंट। मैं काम करके आ गया, मैंने पूरी रिपोर्ट बना ली, मैं करोड़ों में रिपोर्ट बना दी है एकदम अच्छे से सजा के कि जी चलो वायर का मैंने अलग बनाया, कंडक्टर का अलग बनाया, और अलग पार्ट्स का अलग अलग बनाया, बहुत अच्छे से रिपोर्ट सजा के दे दी है। पर जब मैं यहाँ आता हूँ तो क्लाइंट वॉज नॉट हैप्पी। वो कहता है यार व्हाट इज़ दिस, ये तो मुझे पता है, इसके आगे की रिपोर्ट कहाँ है। तो मेरे लिए तो वो रिपोर्ट वहीं ख़त्म हो चुकी है, उसके आगे की रिपोर्ट तो मैं तब बना पाता जब मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन पता होती कि उन्हें मुझे चाहिए क्या। तो जब उनके साथ बैठे, जब उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि बॉस ठीक है ये आपने फाइंड आउट किया, इसके आगे क्या है, अभी ये मैं, अगर आपने बोला है कि 20 करोड़ मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल लग गया है,
तो पहले ये मेरी कंपनी का लॉस है, या ये मुझे सब कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करना है, या मुझे ये इंश्योरेंस एजेंसी से रिकवर करना है, या ये इसका क्या होना है। तो अगर कंपनी का लॉस है तो ठीक है, अब वो एक डिफरेंट एरिया हो गया। अगर कंपनी का लॉस था तो कंपनी की तरफ से क्या यहाँ पर लूप होल्स रहे कि सिक्योरिटी हमने डिप्लॉय नहीं किया या क्या हुआ। अगर ये सब कॉन्ट्रैक्टर रिकवरी है तो भैया तो फिर सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज मुझे नाम दो कि सिर्फ किस सब कॉन्ट्रैक्टर से कितना अमाउंट मुझे रिकवर करना है, और क्या साइट ने वो इनिशिएशन किया किया तो कितना रिकवर हो गया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उससे भी पहले ये देख लो सब कॉन्ट्रैक्टर के क्लॉज क्या कहते हैं कि भैया हम उनसे रिकवर करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज भी है, रिकवर भी कर सकते हैं। साइट पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो भी तो चेक कर लो। तो मतलब इस हिसाब से, मतलब जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाएंगी, तो ये सब चीज़ें मैं चेकलिस्ट में कन्वर्ट कर पाऊंगा प्रॉपरली, राइट। मैं उसमें अच्छे से लिख पाऊंगा कि सब कॉन्ट्रैक्टर रिकवरी चेक करनी है। सब कॉन्ट्रैक्टर रिकवरी चेक करने के लिए मुझे सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर एग्रीमेंट पढ़ने हैं, उनके लेजर देखने के रिकवरी के लिए अमाउंट बचा भी है या नहीं बचा, ठीक है। अब ओवरऑल क्या होगा इसमें कि ये जब सब चीज़ मैं रिव्यू कर लूँगा, थॉरोली रिव्यू कर लूँगा, तब मैं जो क्रक्स के साथ आऊँगा ना क्लाइंट के पास, जो मैं डिलीवरी लेके आऊँगा क्लाइंट के पास, वो होगी मेरी आउटपुट कि देखो जी यहाँ पर जो फ्लॉज हैं वो ये हैं। पहली चीज़ तो आपके लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर को मेटल देते चले गए, और आप लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर में कोई रिकवरी का क्लॉज ही नहीं डाला था तो आपने सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज रिकन्सिलेशन इनिशिएट ही नहीं करवाए साइट पे ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, जो क्वार्टरली या मंथली आपके बिल के साथ लगे होने चाहिए। अगर वो रिकन्सिलेशन हो भी रहे थे, वेरिएंसेस आ भी रहे थे, फिर भी आपने लेज़र में रिकवरी नहीं डाली, वो बस ऑन पेपर ही चल रहा है कि फाइनल बिल में रिकवर करेंगे, फाइनल बिल में रिकवर करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टर फाइनल बिल तक काम करेगा नहीं करेगा किसको पता है। जब ये चीज़ें हम क्लाइंट के पास लेके जाएंगे तब हमें मिलता है अप्रिसिएशन हमारे काम करने का, तब हमें लगता है कि यस हाँ हमने कुछ डिलीवर किया है क्लाइंट के लिए। तो सबसे बेसिक चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि मुझे देना क्या है, ठीक है। जनरल चेकलिस्ट लेके मत भागो, जनरल वर्क स्कोप लेके मत भागो के पास गए हैं, एक वर्क स्कोप पड़ा हुआ है, पता है कि हाँ पिछले महीने काम करके आया हूँ, वही वर्क स्कोप उठाया सीधा चले गए और बस उनके आगे टैग करने लगे, हाँ ये हो गया ये हो गया ये हो गया। इम्प्लीमेंट द माइंड, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, उस नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के पेन एरियाज क्या हैं। जैसे मैंने बोला कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो हमें पता है कि वो गांव से वायर होके निकलना है, गांवों में काम होना है, वहाँ पर सिक्योरिटी के प्रोविजन आप चाहकर भी उतना नहीं बना सकते। एंड जब कोई मेरा प्रोजेक्ट लीनियर है, लीनियर का मतलब जब मुझे किलोमीटर्स में चैनेजेस में काम करना है, तो वहाँ पर क्या मैं हर किलोमीटर या हर चैनेज पे तो वैसे भी नहीं सिक्योरिटी बिठा सकता। रोड के प्रोजेक्ट्स हो गए आपके, ये इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए मुझे, तो इनके लिए मेरी चेकलिस्ट एकदम अलग होगी, इनके लिए मेरा काम करने का तरीका अलग होगा, इनके लिए मेरा साइट विजिट करने का तरीका अलग होगा, राइट। इनसे अलग हट के अगर हम बात करते हैं, मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं आपका हॉस्पिटल कोई बना रहा हूँ, मैं कोई इंडस्ट्री कोई कैंपस डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर मुझे पता है कि भैया ये क्या है कि बाउंड्री लाइन के अंदर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर जो मेरा सिक्योरिटी, यहाँ पर जो मेरी कंट्रोलिंग, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट साइट की मॉनिटरिंग हो सकती है वो मच 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 बेटर हो सकती है जो मेरे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट में। तो यहाँ पर जो मेरा चेकलिस्ट डेवलप होनी चाहिए, यहाँ पर जो मेरा वर्क स्कोप डेवलप होना चाहिए वो टोटली डिफरेंट होगा। अब इसमें भी हम बात करें, मैं हाई राइज पे काम कर रहा हूँ या मैं एक G+2 या G+4 पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं एक हाई राइज पे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स अलग हो जाते हैं कि आपको लोडिंग कितना देना है, आप मतलब वहाँ पर जो एक मेजर आपका जो एक्सपेंस होता है वो होता है कि सामान को नीचे से ऊपर डिलीवर करना, है ना। तो मतलब मेरा कहने का बस सिंपल सा मतलब ये है कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट। Accordingly develop your work plan, accordingly develop your checklist, and accordingly try to provide the deliverables accordingly. एंड हमेशा ये चीज़ देखो, आप जितनी साइट पे काम, यहाँ अलग अलग साइट पे सब लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने पहले भी किसी साइट पे काम किया होगा, तो उस साइट की कुछ लर्निंग्स आपकी रही होंगी, उस साइट पे कुछ ऐसा हो सकता है आपने फाइंड आउट किया होगा, उस चीज़ को भी ऐड ऑन करो इस चेकलिस्ट में। वो चीज़ आपको हो सकता है कि इस साइट पे मिले,
हो सकता है ना भी मिले, लेकिन वो चेकलिस्ट में आएगी तो कम से कम आपके माइंड में रहेगा कि यस ये भी एक एरिया ऑफ चेकिंग हो सकता है कि जहाँ पर मुझे चेक करना चाहिए चीज़ें। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब कई बार हम लोगों को साइट पे मिल जाती हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड चेकलिस्ट में होती ही नहीं है। ठीक है, एक जो मेन एरिया रहता है, जैसे कई साइट्स पे आप देखोगे कि जो प्रिक्योरमेंट होती है या जो कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग होती है वो सारी चीज़ें हेड ऑफिस से होती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वो उतना ठीक है, वो पेन होगा, वो चीज़ें अगर मैनेज हो रही होंगी तो वो हेड ऑफिस लेवल पे हो रही होंगी, अगर वहाँ पर कुछ इश्यूज होंगे तो अगर वो हमारे स्कोप में आता है देन विल गो टू हेड ऑफिस एंड चेक डेट। अगर वो मेरा साइट ऑडिट ही स्कोप में है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो मुझे अगर मेरा हायरिंग वहाँ से है तो मेरे वर्क स्कोप से वो हट जाना चाहिए हायरिंग वाला पार्ट। अगर साइट लेवल पे है अथॉरिटी नहीं है, उनको बोल दिया कि भैया 20,000 से ऊपर का वर्क ऑर्डर आप फाइनलाइज कर ही नहीं सकते हो, तो मेरे साइट ऑडिट से एक्सक्लूड ही हो गया ना। वो अननेसेसरी मैं वहाँ पर उसको 10 चीज़ें दिखा के रखूँ, डज इट मेक एनी सेंस? उसके बदले में वहाँ पर क्या चेक कर सकता हूँ, मुझे वो देखना है कि साइट लेवल पे क्या वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हर प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसका नेचर कंसिडर करते हुए ही अपना वर्क स्कोप एंड चेकलिस्ट हमें डेवलप करनी चाहिए हमेशा। अगेन हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी हम वर्क स्कोप बनाएं तो हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, हमारा ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ठीक है, हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है। तो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ द असाइनमेंट, उसको माइंड में रखते हुए हमें डेवलप करना है। कस्टमाइजेशन हमेशा रखना है चेकलिस्ट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कंटिन्यू लेके मत चलते रहो, ठीक है, कस्टमाइज़ करो उसको, इम्प्रूव करो उसको और उसको इम्प्लीमेंट करो। आपके वर्क स्कोप में इतनी सारी चीज़ें आज भी आप देखते होगे कि नॉट एप्लीकेबल आती होंगी या उनमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो अपने चेकलिस्ट को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करो कि कितना रिस्क एरिया है, हाई है, मॉडरेट है या लो है, एंड अकॉर्डिंगली साइट पे काम करना शुरू करना चाहिए हमने। कि जो हाई रिस्क वाले एरियाज हैं वो हम सबसे पहले पकड़ के उनको अपने कंट्रोल में लेके आएँ। देन उसके बाद मॉडरेट वाले में मैं एक टीम लगा के रखूँ। देन लो रिस्क वाला अगर मेरा बाई चांस, वैसे तो अगर मेरा इफेक्टिव मैंने वर्क प्लान बनाया तो मेरा वो छूटेगा नहीं, बट इन केस अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा होता है कि मुझे हाई रिस्क में ज़्यादा डीप डाइव करना पड़ गया है, तो अगर मेरा लो रिस्क वाला एरिया रह भी जाता है जिसमें टाइम नहीं लगना है ज़्यादा, तो डेट विल नॉट इम्पैक्ट योर अल्टीमेट रिपोर्ट। ठीक है, तो वो आपको बाइफर्केशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप चेकलिस्ट बनाओगे तो उसमें आपके ऑडिट एरियाज डिफाइन होने चाहिए कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट को चेक करने वाले हैं, उस डिपार्टमेंट में क्या चेक करने वाले हैं। डिटेल प्रोसीजर्स होने चाहिए कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे अगर जीएसटी का चेक करना है, अब खैर जीएसटी में इश्यूज अब आएंगे नहीं क्योंकि ऑटो पॉपुलेटेड होता है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग रिगार्डिंग, तो मुझे वो पूरा डिटेल होनी चाहिए कि मुझे एस चेक करना है उसका, मुझे लेज़र के साथ उसका रिकन्सिलेशन करना है कि एस की क्वांटिटी क्या है और लेज़र में जो बिल पोस्ट हुआ है उसका क्या है। देन उसकी मैपिंग क्लाइंट के साथ करनी है। अगर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है तो हमेशा मुझे क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर मैपिंग करनी है वहाँ पर, कि अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्टर को किसी आइटम के लिए 100 क्वांटिटीज़ पास कर चुका हूँ तो वो क्लाइंट से मैंने कितनी क्वांटिटी उसकी आज तक क्लेम की है, वो वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्लाइंट से मैंने क्लेम करी है, क्लाइंट ने अप्रूव करी है, रिजेक्ट करी है, तो जो क्लाइंट की एम बन रही है सबसे पहले तो वो एम में मैंने लिया या नहीं लिया। अब एम में लेने के बाद क्लाइंट ने सर्टिफाई किया या नहीं किया है। सो देयर आर टू थिंग्स ऑलवेज ना, सबमिशन एंड सर्टिफाई। तो सबमिशन में ले लिया, क्लाइंट ने सर्टिफाई नहीं किया, तो क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है वो काम क्वालिटी वाइज कहीं फेल कर रहा हो सकता है वो काम अभी कंप्लीट ही ना हुआ हो, इनकम्प्लीट हो। तो उस वाले सिनेरियो में मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को क्यों अप्रूव कर दिया फिर? ठीक है, तो उस हिसाब से डेवलप करना है मुझे अपना जो चेकलिस्ट का प्रोसीजर है। अगेन मैंने बोला जो चेकलिस्ट है वो मेरी टेलर होनी चाहिए, यानी वो मेरी चेंज होती रहनी चाहिए। उनको कस्टमाइज़ करो, वो टिपिकल चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए हमें नहीं चलना है, उससे हम लोग कुछ अलग फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। साइट पे चले जाते हो, साइट पे 2 दिन काम करने के बाद आपको कुछ और कोई चीज़ें पता चलती हैं, तो देन अकॉर्डिंगली आप अपनी चेकलिस्ट को आप शफल करो, वापस से उसको दोबारा से रिफ्रेश करो एंड अपडेट करो उसको। आपको लगता है कि ये एरिया से यार एप्लीकेबल ही नहीं है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप अपना जो होमवर्क करके आए हो वहाँ पर आपने कोई एक चीज़ एनालाइज करी, साइट पे जाके हम लोगों को पता चलता है तो स्कोप यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ही नहीं है ना। तो वो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। एंड हमेशा ऑब्वियसली जब भी आपका वर्क स्कोप एंड चेकलिस्ट आप फाइनलाइज कर लेते हो तो वापस से एक बार रिव्यू करें, वैलिडेट करें, टीम के साथ बैठ के उसको डिस्कस करें, किसी के और कोई इनपुट है तो उसको कंसिडर करें, देन गो अहेड। अब नेक्स्ट बात जो आती है, जो मैंने अभी बोला टीम का, तो टीम एलोकेशन एंड सैम्पलिंग, ये एक
सबसे मेन पार्ट रहेगा किसी भी ऑडिट टीम लीडर के लिए कि काम को अप्रोप्रिएट तरीके से आगे डेलीगेट करना। डेलीगेशन में अगर आप नहीं ढंग से डेलीगेट करोगे चीज़ों को, या वहाँ पर अगर आप वीक पड़ गए, तो अल्टीमेट जो आपका गोल है वो कभी अचीव नहीं हो पाएगा। देखिए, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी बात करी थी कि वी नो कि जो हमारे टीम मेंबर्स हैं किसके क्या स्ट्रेंथ है एंड किसकी क्या वीकनेस है। हर आदमी फुल फ्लैच 100% डेवलप अपने आप को हर एरिया में नहीं कर सकता है, किसी ना किसी की कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है। तो हाँ, कौन है, बाद में लेते हैं अगर क्वेश्चन है तो। हमें ध्यान रखना है कि जो मैं डेलीगेशन करूँ, जो वर्क का मैं डेलीगेशन करूँ, वो मैं जिस पर्सन को दे रहा हूँ उनके एक्सपर्टीज़ लेवल के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से, एंड अगेन उनके डेवलपमेंट के हिसाब से मैं उनको काम दूँ। अब हो सकता है किसी बंदे ने आपके पास रिसेंटली ज्वाइन किया है और आप उसको फर्स्ट डे में जाके बोल दो कि सब कॉन्ट्रैक्टेबल चेक कर लो भाई, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना आपको आउटपुट, फॉर ऑब्वियस नहीं मिलेगा। तो आपको उसको असाइन करना है, इस हिसाब से असाइन करना है कि वो आपके पास, या तो आप उसको अपने साथ बिठा के पहले काम करवाएंगे, आप वेरिफिकेशन करेंगे, उसको साथ में बिठा के रखेंगे, उसको चीज़ें समझाएंगे, देन गोइंग फॉरवर्ड हर 2 घंटे में उसका काम को आप एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से आप उसको डेवलप करेंगे। अदरवाइज़ आप उसको कोई ऐसा एरिया देंगे जहाँ पर आपको लगता है कि आपके इन्वॉल्वमेंट की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको बोल देंगे कि ठीक है आप एक काम कीजिए, आप PNM के रिकॉर्ड ले लीजिए या स्टोर के रिकॉर्ड ले लीजिए एंड वहाँ पर ऑथेंटिसिटी चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स की क्या है, ठीक है। आप MB51 ले लीजिए, वहाँ से देख लीजिए कि क्या प्रिक्योरमेंट हुई है, एंड टेस्ट बेसिस पर प्रिक्योरमेंट के बैकअप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, इशू का प्रोसीजर चेक कर लीजिए, सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज जो मेटल इशू है वो देख लीजिए कि उस सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर में क्या था, इशू होना भी था या नहीं होना था। मतलब वो डेलीगेशन जो वर्क स्कोप का है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो बहुत मैटर करता है आपके सही प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए इन टाइम एंड विद क्वालिटी रिपोर्ट। उसके बाद बात आती है सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, सो आई थिंक नरेंद्र ने शो किया था। तो सैम्पलिंग का एक तरीका है ना, आप लोगों को क्या करना है कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई सिंगल डिपार्टमेंट या सिंगल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट SOPs हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ परचेजेस हैं। उन सबको कंसीडर करते हुए हमें अपनी सैम्पलिंग को बाइफरकेट करना है। तो लाइक अगर आज के डेट में 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर बुक हो चुका है, तो 100 करोड़ में अगर मैं बस हाई वैल्यू ओवरऑल में ले लूँगा, तो मैंने देखा कि मैंने 50 करोड़ कंप्लीट कर लिया और बाकी मैंने 50 करोड़ छोड़ दिया। चलो मैंने माना 80 करोड़ कंप्लीट कर लिया, बाकी 20 करोड़ छोड़ दिया। अब जब आप उस 80 करोड़ में देखोगे तो जो MEP होता है, जहाँ पर आप मोस्टली बैक टू बैक काम दे देते हैं, उस MEP का ही काम 50 करोड़ का होगा। तो आपने तो वो एक ही सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। बाकी 30 करोड़ में मेजर हम देखेंगे तो वो आपका मान लीजिए स्टील का प्रिक्योरमेंट होगा, सीमेंट का प्रिक्योरमेंट होगा। तो बस ये मैंने 3 एक्सपेंस के हेड चेक किए और मैंने सोचा कि मैंने 80% काम कंप्लीट कर लिया, जो कि इनकरेक्ट तरीका हुआ मेरा। मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा MEP का काम, फैब्रिकेशन का काम, मेरे अर्थवर्क का काम, मेरे आइटम रेट में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हर नेचर ऑफ वर्क वाइज मुझे उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उस नेचर ऑफ वर्क में कितना अमाउंट बाइफरकेट हो रहा है, देन उसके अंदर से मुझे सैंपल्स लेने पड़ेंगे कि अर्थवर्क में मैं कितना % कवर कर रहा हूँ, MEP में कितना % कवर कर रहा हूँ, मैं रिइंफोर्समेंट में कितना कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंक्रीट में कितना % कंप्लीट कर रहा हूँ। इसी हिसाब से आपकी प्रिक्योरमेंट, ठीक है। एंड अगेन अगर मेरा कोई पेन एरिया है, अगर मैंने देखा कि कंक्रीट में ड्रास्टिक लॉस है या ड्रास्टिक एक्सपेंडिचर बुक हो रहा है, तो यू हैव टू कस्टमाइज योर चेकलिस्ट और सैम्पलिंग अकॉर्डिंगली कि आप मुझे कंक्रीट तो 100% चेक करना है और कंक्रीट से रिलेटेड भाई उसमें सीमेंट का कंजम्पशन होगा, है ना, और आपका एग्रीगेट का कंजम्पशन होगा, तो जो भी उसके कंज्यूमेबल्स हैं मुझे उनको भी अच्छे से कवर करना है। तो उस तरीके से जो मेरी अप्रोच है वो होनी चाहिए सैम्पल फाइनलाइजेशन करने के लिए। एंड जो डाटा की देखो, जब तक आप इन चीज़ों पर श्योर नहीं होगे कि आपको चेक क्या करना है, आपको किस तरीके से चेक करना है, आपका एरिया क्या होने वाला है चेक करने वाला, जब तक आप क्लाइंट से स्पेसिफिक डाटा रिक्वायरमेंट नहीं रेज कर पाओगे। हम क्या करते हैं जनरल, अगर हम डाटा रिक्वायरमेंट की मेल रेज कर देते हैं, क्लाइंट को आधा तो समझ ही नहीं आता कि इसको चाहिए क्या, ठीक है। और जब आप 10 चीज़ें एक ही पर्सन से मांग लोगे ना, आपको यकीन मानो एक भी नहीं मिलेगी। तो इट्स बेटर कि आप उसे 4 चीज़ें मांगो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो 4 आपको मिल भी जाएँ, ठीक है। वो हमें ध्यान रखना है गोइंग फॉरवर्ड।
वैसे तो जब हम किक ऑफ, अभी हम बात करेंगे कि किक ऑफ मीटिंग में क्या करना है कैसे करना है, बट लेकिन किक ऑफ में हम पूरा क्लैरिफाई कर देते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होने वाला है एंड हमें उनसे क्या क्या चाहिए। एंड किक ऑफ भी बहुत बाद में हो गया, हमें तो साइट पे पहुंचने से पहले ही सारा डाटा अपने पास कलेक्ट करके रख लेना है, क्योंकि जो सैम्पलिंग हम करेंगे, जो चेकलिस्ट हम डेवलप करेंगे, जो रिस्क हम फाइंड आउट करेंगे, वो जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, जब तक हम उस चीज़ में अपना सही आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे। तो वो सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। डाटा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, अननेसेसरी गैदर करके चीज़ें हमें नहीं रखनी है। टाइमलाइन देखो, हम बात करते हैं टाइमलाइन की, तो हमारा प्रोजेक्ट जो बेसिकली है इन 5 चीज़ों में डिवाइड हो रखा होता है कि हम किक ऑफ करते हैं। किक ऑफ में जो भी हम क्या करने वाले हैं क्लाइंट से, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवाना, कैसे हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, डाटा वो कैसे हमें देने वाले हैं, वो हम सब चीज़ें फाइनलाइज करते हैं। देन उसके बाद हम हमारा जो फील्ड वर्क रहता है, जो आप साइट पे एक्चुअल में जो अपना ऑडिट इनिशिएट करते हो, वो होता है। देन उसके बाद आपका एक मिड रिव्यू होता है। मिड रिव्यू के बाद आप उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप फाइनलाइजेशन पे पहुंचते हैं, देन उसके बाद अपनी क्लोजर मीटिंग करके साइट से आप निकलते हैं। तो ये मोटा मोटी 5 स्टेप्स हो गए हमारे प्रोजेक्ट के। अब देखिए, टाइमलाइन आपकी हैम्पर ना हो, है ना, टाइमलाइन के साथ आपको चैलेंजेस ना आए, तो उसके लिए अगेन जब हम अपने फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो हमने ऑडिट प्लान किया है, जो चेकलिस्ट एंड जो वर्क स्कोप का डेलीगेशन किया है, अगर हमने वो बहुत एक्यूरेटली एंड सारी चीज़ें माइंड में कंसिडर करते हुए किया होगा, तो यहाँ पर आपका जो डेविएशन होगा वो ना के बराबर होगा। ठीक है, तो वो और होगा भी तो वो कुछ ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने क्लोजर मीटिंग आज प्लान करी है, तो आज पीएम ड्यू टू एनी रीज़न अपसेंट है, तो आप नहीं कर पाए, मतलब इस तरीके से रीज़न होंगे। उसमें कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होगा कि आपका काम इनकम्प्लीट रह गया या आपका डिस्कशन कोई पेंडिंग रह गया किसी डिपार्टमेंट के साथ, वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए किक ऑफ मीटिंग में सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाली हैं, क्योंकि किक ऑफ मीटिंग एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है हम लोगों के लिए कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, पीआईसी है, और जो बाकी जितने एचओडीज़ हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो जब हम वहाँ पर क्लैरिफाई कर देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट उन लोगों को, तो क्या होता है कि वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों के लिए असाइन कर देते हैं। वहाँ वहीं पर सब लोगों को रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। जब प्रोजेक्ट इंचार्ज सब लोगों को वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि गाइज प्लीज़ कोऑपरेट विद दीज पीपल, तो वहाँ पर कोऑपरेशन आपको ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए किक ऑफ मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एंड इसीलिए हमें ट्राई करना है कि उस किक ऑफ मीटिंग में हम कुछ मिस ना करें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, एंड स्पेशली वो वाले डॉक्यूमेंट जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, है ना। कई बार कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि वेंडर हायरिंग के रिगार्डिंग जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है और उसके पीछे की जो कोटेशन होती हैं, तो वो जनरली आप वो निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। वो चीज़ें वहीं उसी टाइम पे बोल दो कि हमें वो रिक्वायर्ड होएंगी, नहीं तो बाद में जब आप जाओगे ना, जब आप क्या आप पीओ चेक कर रहे हो, वेंडर हायरिंग चेक कर रहे हो, वहाँ आपने 10 कॉन्ट्रैक्टर निकाले, आपने बोला इनका कंपैरेटिव दे दो, कंपैरेटिव आपको हो सकता है एसएपी में मिल जाए या साइट भी आपको दे देगा। अब आप बोलोगे ये जो कंपैरेटिव में 4 वेंडर हैं, इन सबकी पीछे की कम्युनिकेशन और कोटेशन भी चाहिए। अब वो बोलेगा सर वो तो हमारे पास नहीं है, वो तो हेड ऑफिस है, वो तो मंगवानी पड़ेगी है, वो तो ये करना पड़ेगा, जो भी रीज़न हो सकता है। तो वो जब हम पहले से उनको क्लियर करके रखेंगे तो उनका माइंड सेट एक रहेगा, उनका माइंड ब्लॉक नहीं होगा वहाँ पे कि जब आप मांगने जाओगे वो चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएंगे। टेक्निकल रिलेटेड जो भी, देखिए क्या रहेगा कि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं ना, जो उनको बीबीएस चाहिए या उनको जो ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना, जीएफसीज हो गई, तो वो जो सारे डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको पता है कि कितना मुश्किल हो जाता है कई बार निकलवाना। ठीक है, मिलते ही नहीं है। अगेन रिकन्सिलेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कि इंफ्रा की क्वांटिटीज़ क्या थी, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है हमने अपनी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लिस्ट में एंड उस किक ऑफ मीटिंग में कि सर ये रिक्वायर्ड रहेगा। फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन वी नीड अ सीनियर पर्सन हु विल साइन द फिजिकल का जो आउटपुट होगा, फिजिकल का रिजल्ट होगा उस शीट को, सो डैट पर्सन हैज़ टू बी देयर। जब हम ये चीज़ें क्लैरिफाई कर देंगे ना किक ऑफ मीटिंग में, तो हमारा ड्यूरिंग जो कोर्स होगा ना, कोर्स ऑफ ऑडिट होगा, वो बहुत अच्छे से हम लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे।
हमें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी कि क्लाइंट की तरफ से जो रहता है ना कि हमें क्लाइंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, वो वाले इश्यूज़ को हम बहुत हद तक मिटिगेट कर पाएंगे अगर हम किक ऑफ मीटिंग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लें। तो किक ऑफ मीटिंग अगर हमारी अच्छे से एग्जीक्यूट होती है तो हमारा जो फील्ड वर्क वाला फेज़ है जहाँ पर हम एक्चुअल में ऑडिट प्रोसीजर अपने डिप्लॉय कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो आप अच्छे से कर पाओगे, प्रॉपर आउटपुट के साथ कर पाओगे। मिड रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो किसी प्रोजेक्ट के लिए आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, जो रिव्यूअर है वो ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट देख रहा होता है एंड अल्टीमेटली उसको क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन एंड जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा क्लैरिफाई हो रखा होता है। तो जब आप रिव्यू अपना करवाते हैं, रिव्यू हर किसी को करवाना चाहिए, सामने से जाके करवाना चाहिए। एक ना गाइडेंस मिल जाती है, एक अप्रोच मिल जाती है। कई बार क्या होता है हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, हम साइड पे इतने सारे डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक प्रेशर रहता है कि भाई ये कंप्लीट करना है और इन चीज़ों को निपटाना है। लेकिन एक जो रिव्यूअर होता है ना, वो एक अलग अप्रोच के साथ चीज़ें देख रहा होता है। वो आपको और उस चीज़ में इन डेप्थ जा हो सकता है कई बार बोलेगा कि इन डेप्थ जाके आप इसको देखो, इस एरिया में हमें डीप डाइव करना चाहिए, एंड जिससे बहुत अच्छा आउटपुट क्लाइंट के लिए एंड हमारे रिपोर्ट के लिए आ सकता है। तो रिव्यू अपना करवाना है एंड साथ में आप के साथ जो वहाँ पर टीम डिप्लॉयड है उनका रिव्यू, तो आपको आगे हम बात करेंगे, वो डेली बेसिस पर करना ही करना है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका रिव्यू आप डेली बेसिस पर नहीं करेंगे, आपकी लगने वाली है काम कुछ भी आपके पास आता रहेगा, आपको लगेगा ये चीज़ कंप्लीट होती जा रही है, चीज़ें ऑब्जर्वेशन भी आती जा रही है। इतनी अगर आप ढंग से रिव्यू करोगे ना, तो मेरे ख्याल से 90% चीज़ें तो आप वहीं पे शॉर्ट आउट कर दोगे कि जो कि हमारी बाद में फाइनल क्लोजर मीटिंग में या आपके रिव्यू में आपके ऊपर बर्डन बनती हैं। ठीक है, क्योंकि पता क्या होता है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। अगर आप टीएल लेवल पर हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके अंदर एक वो एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस आ चुका है कि जो एरिया आप पकड़ के काम कर रहे हो तो उसमें एक आप अच्छा आउटपुट दे रहे होंगे। लेकिन जो आपकी टीम जो न्यू पर्सन डिप्लॉय हुए हैं, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वी नेवर नो कि अभी उनकी एक्सपीरियंस लेवल एंड उनका एक्सपर्टीज उस चीज़ में कितना है। तो आपके पास जो डाटा आ रहा है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन या जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो किस लेवल तक मतलब एग्जिस्ट करती है या किस लेवल तक वो सस्टेन कर पाएगी। उसके लिए आप अगर जब तक उनका रिव्यू नहीं करेंगे, जब तक वो आपके लिए हमेशा बर्डन बनती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिव्यू आपको करवाना है अपना। ठीक है, अल्टीमेटली जो साइट पे क्लोजर करना है उसमें यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। तो अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिर सब आपके ऊपर आते हैं एंड आपको पता है कि वो दोबारा से काम करने का पेन फिर क्या ही होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अपना रिव्यू करवाना है एंड अपनी टीम का डेली बेसिस पर रिव्यू करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये चीज़ें आप अच्छे से करोगे तो देन दैट विल हेल्प यू इन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिट, है ना, इन फाइनलाइजेशन योर ऑब्जर्वेशंस, एंड जो डिलीवरेबल अल्टीमेटली क्लाइंट को हमसे रिक्वायर्ड है वो हम अच्छे से उनको डिलीवर कर पाएंगे। एंड आपकी जो क्लोजर मीटिंग होगी अकॉर्डिंगली वो इतनी स्मूथ एंड इतनी फ्रूटफुल रहेगी कि यू विल फील गुड, है ना, कि स्ट्रेस नहीं होगा। क्लोजर मीटिंग हैज़ टू बी अ क्लोजर मीटिंग। कई साइट पे तो कई प्रोजेक्ट पे तो क्लोजर मीटिंग एक ओपनिंग मीटिंग हो जाती है यार। मतलब क्लोजर मीटिंग में आप एक रिपोर्ट लेके बैठते हो, वहाँ तो ऐसा हो जाता है कि सब दोबारा से करना है, एक पूरा एस्पेक्ट ही चेंज हो जाता है पूरा। मतलब समझ लो कि वो ओपनिंग मीटिंग ही हो रही है सिंपली। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्लोजर मीटिंग आपकी जितनी छोटी होगी, जितनी क्लियर एंड क्रिस्पी होगी, उतना आपका जो समझ लो कि आप जो ऑडिट का पर्पस था वो आपने फ्रूटफुली डिलीवर किया। हमेशा जब भी आप टाइमलाइन मैनेज करोगे, जब भी वर्क स्कोप में आप अपने ट्रैकर में टाइमलाइंस को डालोगे, हमेशा वहाँ पर एक बफर टाइम लेके चलो। जो भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस होते हैं उनके लिए बफर टाइम, अगर 10 दिन का ऑडिट है तो 1 या 2 दिन आप ऊपर नीचे लेके चलो। 20 दिन का ऑडिट है तो अकॉर्डिंगली, यानी वो 10% का टाइम आप बफर पीरियड में हमेशा लेके चलो, जिससे कि कहीं कुछ फंसता है तो वो अल्टीमेटली आपका जो शेड्यूल है उसको हैम्पर ना करें। वो पहले से ही आप कंसिडर करके चलो। जो भी आपकी डेट्स हैं वो आप पहले से बताकर सबको चलो। पहले से ही डे 1 से क्लियर होना चाहिए कि इस दिन मेरा मिड रिव्यू होना है, डे 1 से क्लियर होना चाहिए इस दिन मेरा फाइनलाइजेशन है, इस दिन मेरा फाइनल रिव्यू होना है इफ़ एप्लीकेबल। डे 1 से पता होना चाहिए कि दैट डे ऑफ दैट पार्टिकुलर मंथ इज़ माई क्लोजर मीटिंग। वो पहले से क्लियर होना चाहिए। इतना अप्रोप्रिएट तरीके से हम लोगों को अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा एंड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
अब इसमें देखिए बात होती है डेली मॉनिटरिंग। अब जो टाइमलाइन है, अगर मैं 20 दिन का एक प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ तो इट्स नॉट लाइक कि 20वें दिन जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ जी मेरा प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो रहा है या नहीं कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, डे 1 में जब मैं काम करना शुरू करता हूँ, डे 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे मैं काम करना शुरू करता हूँ मुझे पता चलने लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट डिले होने वाला है, बिफोर टाइम होने वाला है, या ऑन टाइम होने वाला है, या क्या। तो वो चीज़ अगर मुझे लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कहीं लैगिंग आने वाली है, कुछ ऐसे इश्यूज आने वाले हैं, तो वो अगेन हम अभी आगे बात करेंगे, तो वो कम्युनिकेट होने हैं। एंड डिलेज को अवॉइड करना है अगर आपको, तो उसके लिए सबसे सही तरीका यही है, हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, आज फिर बात कर रहे हैं, कि डेली एमओएम जब तक आप क्लोज नहीं करोगे, यानी डेली बेसिस पे जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्लियर नहीं करेंगे, सर्कुलेट नहीं करेंगे। सर्कुलेट किसको करना है? अगर इंटरनल एमओएम है तो अपनी टीम को, एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो तो मैं हम लोगों ने स्ट्रिक्टली आपको बोला होगा डे टू डे बेसिस पर, नॉट इवन डे टू डे, द मोमेंट यू फाइंड सम ऑब्जर्वेशन, द मोमेंट यू कंप्लीट समथिंग, डिस्कस विद द रिस्पेक्टिव पर्सन, एस्केलेट ऑन द मेल, खत्म, उससे आगे कुछ नहीं। तो वो करना है, एंड डेली एमओएम आपको करना है। तो इन चीज़ों के करने से क्या होगा ना, जो अननेसेसरी डिलेज होते हैं ना, वो सब बचा लेते हैं आप। क्लोजर मीटिंग का जो जो वहाँ पर लास्ट मोमेंट पे जो शॉक आपको मिलने वाला है, जो सरप्राइज उस टीम को मिलने वाला है, वो सब बचा लेते हो आप। रिव्यूअर, जो आप वेट कर रहे हो कि भैया 10वें दिन आएगा, वो मेरा रिव्यू करेगा, उसके बाद मुझे कुछ बताएगा, तो वो जो काम एक्सटेंड होने वाला है वो बचा लेते हो आप, जब आप ये डेली बेसिस पे चीज़ें शेयर करने लग जाते हो। ठीक है, जब डेली बेसिस पे रिव्यूअर के पास एक चीज़ जा रही है, उसको पता है इस तरीके से हो रहा है, तो हो सकता है वो इंस्टेंट, हो सकता है नॉट इंस्टेंट, कल परसों नरसों आपको एक कॉल लेके वो समझ लेगा चीज़ें कि यार आप एक 5 करोड़ की ऑब्जर्वेशन आपने भेजी है, ये मुझे क्या है ज़रा समझा लो। आज जब उसको समझाओगे तो वो हो सकता है आपको तभी क्लियर कर दे चीज़ें, एंड जब वो रिव्यू करने आएगा तो उसको पता होगा कई पार्ट अच्छा मैंने देखा था, ठीक है इसको हम स्केप करते हैं। तो जब वो चीज़ें पहले ही डिस्कस हो गई हैं, पहले ही उनका एक माइल्ड रिव्यू हो गया है, तो वो आपके रिव्यू का टाइम भी सेव करेंगे उस टाइम पे जब आपका रिव्यू हो रहा होगा। तो वो भी एक बेटर आउटपुट रहेगा, सबका ही टाइम सेव होगा, आप लोगों का भी होगा, रिव्यूअर का भी होगा। सेम फॉर द ऑब्जर्वेशन, कि जब भी क्लाइंट से हमें कुछ डिस्कशन किया, हमने हमारी ऑब्जर्वेशन क्लोज हुई, कोई भी काम हमने किया, पुट इट ऑन द मेल, ख़त्म करो। फिजिकल वेरिफिकेशन तो हमेशा आपको उस पर मेल पे डालना चाहिए, रिकन्सिलेशन तो डालना ही चाहिए 200%, इररिस्पेक्टिव कि उसमें कोई ऑब्जर्वेशन है, वेरियंसेस हैं या नहीं है। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को डालो कि सर एज पर आवर रिकन्सिलेशन ये वेरियंसेस हैं जो कि विद इन लिमिट है या बियॉन्ड लिमिट है, और उसका इम्पैक्ट ये है। एंड हमेशा आप लोगों को पता ही होगा जो हमारे रिकन्सिलेशन के वेरियंसेस हैं उन्हें वी हैव टू कंपेयर विद द वेरियंसेस ऑफ द साइट ऑल्सो, कि उन हर साइड पे रिकन्सिलेशन बनता है। वो अलग बात है कौन शेयर कर रहा है कौन शेयर नहीं कर रहा है। तो अगेन अगर हम डे 1 पे किक ऑफ में ये बात शेयर करेंगे कि सर आपका तो रिकन्सिलेशन बनते होंगे, तो प्लीज़ वो शेयर कर देना, तो वहाँ बैठ के कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज के सामने कि नहीं सर मैं तो रिकन्सिलेशन नहीं बनाता। ठीक है, वो उस टाइम पर आपको, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो डाटा आपको लगता है कि रिस्पेक्टिव एचओडी आप लोगों से हाइड कर सकता है, छुपा सकता है, वो डाटा आप उस किक ऑफ में मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो, एंड तब आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो डाटा आपको मिलने के। उससे होना कुछ नहीं है, बट उससे मुझे कंपेयर करना है, क्योंकि साइट है वो डाटा वो एचओ को रिपोर्ट कर रही होगी, वो इन्फॉर्मेशन एचओ तक जा रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें चेक करना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही जा रही है नहीं जा रही है, एंड क्या वेरियंसेस है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो मैंने अपने रिकन्सिलेशन में कंसिडर ही नहीं करी और साइट वाले को पता था, तो वो चीज़ें फैक्टराइज हम कर सकते हैं अपने रिकन्सिलेशन में, अपनी फाइंडिंग में। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन का मेल पे जाना, रिकन्सिलेशन का, फिजिकल्स का मेल पे जाना, मतलब मोस्टली चीज़ आप जो है ट्राई करो कि वो एवरीथिंग जो भी आपने क्लोज करी है, साइन ऑफ करी है, वो मेल पे ज़रूर जाए, रिस्पेक्टिव एचओडी इंक्लूडिंग CC2 प्रोजेक्ट इंचार्ज PIC। अब हम डेली मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए जो TL के ऊपर है, ये TL इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ टीम मेंबर, है ना, कि जो जो साइड पे टीम काम कर रही है एंड साइड पे TL है, तो डिफ्रेंशिएशन दोनों का अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जो रोल्स हैं वो भी अलग अलग है। सो TL के ऊपर ये अलग से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि उनको ये चेकलिस्ट के ऊपर ध्यान देना है, वर्क स्कोप के ऊपर ध्यान देना है, ट्रैकर देखने हैं, टाइमलाइंस देखनी है, एंड जो डिले अगर वहाँ पर हो रहा है, देखिए अब मैंने आपको बोला कि जब हम डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे
कि आपको डाटा ही नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, साइट पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, क्लाइंट के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, डाटा निकल नहीं पा रहा, सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो भी डिलेज आ रही हैं जिससे आपका काम डिले हो रहा है, उनको हमें कैप्चर करते हुए चलना है। लास्ट डे पे ऐसा ना हो कि 10 दिन का प्रोजेक्ट था, आप 30 दिन के बाद कंप्लीट करके आ रहे हो और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये डिले क्यों हुआ, तो आप एक सिंगल लाइन में बोल दोगे सर डाटा ही नहीं मिला था। नहीं भाई, कितने दिन डाटा मिलने में गैप था। आप अगर सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग चेक कर रहे थे तो सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग आपने 7 दिन का टाइम लिया था, वो 7 दिन के बदले 17 दिन लगे हैं, तो इस 17 दिन में कितने दिन डाटा लेट हुआ है आपका। ठीक है, उस हिसाब से मेरा ट्रैकर मेंटेन होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात ये है कि जब आप क्लाइंट की कोई प्लानिंग चेक करते हैं और उसके आउटपुट या वेरिएंसेस जब आप चेक करते हैं, तो जो आप एक्सपेक्टेशन क्लाइंट से रख रहे हैं कि भैया इसकी मॉनिटरिंग किस लेवल की होनी चाहिए, वही लेवल की मॉनिटरिंग आपकी भी आपके ट्रैकर के अंदर होनी चाहिए। जो जो डिले का जो रीज़न है उसको असेस करो, लो रिस्क है हाई रिस्क है। लो रिस्क का मतलब आपको लगता है कि इंट्रीम है, मतलब इससे कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, किसी एक दिन किसी आपके टीम मेंबर का लैपटॉप ने काम नहीं किया, ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब डेट विल नॉट कॉज अ सिग्निफिकेंट डिले इन योर ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन, है ना, इन योर ओवरऑल ऑडिट कंप्लीशन। तो उसको आप अकॉर्डिंगली मार्क करके रखो, आपका एक दिन गया है उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका जो डेडलाइन है वो नहीं बढ़ जाएगी आगे। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि आपकी साइड से एक रिसोर्स को रिमूव कर दिया गया, दूसरी साइड पे भेज दिया गया जो कि एक इंपॉर्टेंट काम आपका कर रहा था, 4 दिन तक आपके पास से रिसोर्स ही नहीं आया। कैप्चर डैट, है ना, कैप्चर डैट जो ये होता है इफेक्टिवली, है ना, क्योंकि एज अ मैनेजमेंट दे हैव टू वॉच ऑल द प्रोजेक्ट्स, 10 प्रोजेक्ट देखने हैं, बट एज अ टीम लीडर यू हैव टू चेक दैट वन प्रोजेक्ट ओनली। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे पास 3 बंदे थे, एक बंदा निकाल लिया, अब मेरा पूरा वर्क स्कोप 3 बंदे के हिसाब से डिफाइन है, तो ये मेरा पूरा हैम्पर हो गया। ठीक है ना, एक बंदा चला गया, शफल करो, टाइमलाइन देखो कितना बढ़ रहा है, कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट कि भाई ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस पर्सन जो मेरा कंप्लीशन डेट थी वो ये होने वाली थी, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बढ़ने वाली है। वापस से ट्रैकर को अपडेट करो एंड शेयर करो। तो उससे होगा क्या, उससे ना सामने वाले पर्सन को क्लियर रहेगा कि ये जो मेरी टीम है या ये जो मेरा टीएल है, ये अब इस दिन के बदले एक दूसरे दिन फ्री होने वाला है। तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो मैं अलाइन करके रख रहा हूँ इसके नाम पर, वो मुझे अब मैं उसको 20 तारीख से शुरू नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे 25 तारीख से शुरू करना पड़ेगा। उससे ये रहेगा, अब अगर मुझे वो प्रोजेक्ट 25 के बदले 20 को शुरू करना है, मैं आपको दूसरी मैन पावर दे दूंगा, है ना, डबल मैन पावर दे दूँ। तो मतलब मेरे एज अ टीएल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया मैं एस्केलेट कर दूँ चीज़ें जिनकी वजह से डिले हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट में। हाई रिस्क है तो अकॉर्डिंगली जाए, लो रिस्क है तो आप उसको बस ट्रैकर में अपडेट करके छोड़ दीजिए, हाई रिस्क है तो एस्केलेट कीजिए उसको, मेल की बॉडी पर लिख के करो कि सर ड्यू टू दिस रीज़न मेरा जो इम्पैक्ट आएगा प्रोजेक्ट में ये आएगा, एंड दैट हैज़ टू बी अ कम्युनिकेशन नॉट अ कंप्लेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिकेशन एंड अ कंप्लेंट, है ना। मुझे कंप्लेंट नहीं करना कि आपने बंदा ले लिया, मेरा प्रोजेक्ट तो अब इतने दिन में कंप्लीट होगा, अब मैं इतने लोगों के साथ मैं ये प्रोजेक्ट कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं करना। कम्युनिकेट कर दो कि ड्यू टू दिस रीज़न ये वाला काम उसको प्लॉट था, अब वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, सो विद द रिशफलिंग एज पर माई बेस्ट जो मैंने कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंगली द प्रोजेक्ट इज एक्सटेंडिंग नाउ बाय 3 और 4 डेज, है ना। तो वो चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कम्युनिकेशन करना शुरू नहीं करोगे, जब तक किसी को भी बाय डिफ़ॉल्ट ड्रीम्स नहीं आने वाले हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है या उस बंदे के निकलने की वजह से, उस रिसोर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से आपके प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट क्या आने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें हम ध्यान रखें। हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें हमेशा काम करना है। जो मैंने बोला कि जो देखिए एज अ मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँगा, मान लीजिए अभी 4 साइड पर लोग काम कर रहे हैं, मुझे एक 5वीं साइड शुरू करवानी है, लेकिन मेरे पास कॉन्स्टेंट है टीम का, तो हो सकता है मैं उन 4 साइड से एक एक पर्सन निकाल के अपनी 5वीं साइड शुरू कर लूँ। तो मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव से काम कर रहा हूँ। सो वही परस्पेक्टिव टीएल को भी अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वो एकदम से एक ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि जब आप एकदम से जगोगे और बोलोगे कि नहीं मुझे एज अ कंपनी एज अ होल देखना है। ऐसी जब आप एज अ टीम काम करते थे, आप अंडर में काम करते थे एज अ टीम मेंबर, नाउ यू आर वर्किंग एज अ टीएल, है ना। तो टीएल एंड टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत डिफरेंस है। नाउ व्हेन यू गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू बिकम अ जीटीएल, तब वहाँ पर जो आपका काम करने का, जो आपका थिंकिंग का एस्पेक्ट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा ना। यू हैव टू कंसिडर ऑल दो 3 प्रोजेक्ट्स 4 प्रोजेक्ट्स, है ना।
जब आप GTL से ऊपर जाते हो, जब आप मैनेजर हो, है ना, जब आप ऑफिस में बैठ के 10 GTL को मैनेज कर रहे हो, 4 GTL को मैनेज कर रहे हो, तब आपका थिंकिंग का एंगल अलग होगा। तो वो एंगल डेवलप करते हुए चलना है, कंसिडर करते हुए चलना है ना। जो इवन जो ऑडिट फाइंडिंग भी आप निकालते हो, उसको भी हमें उस हिसाब से प्रेजेंट करना चाहिए कि भैया इसका एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा, पूरे प्रोजेक्ट पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है इसका। तो उस अप्रोच के साथ हमेशा काम कीजिए। हमेशा ध्यान रखो कि हर प्रोजेक्ट मैटर करता है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे प्रोजेक्ट से बंदा हटा लिया उस प्रोजेक्ट पे भेज दिया। अगर हम एज अ कंपनी बात करें तो कंपनी के लिए तो वो प्रोजेक्ट भी मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका प्रोजेक्ट है। हो सकता है कि दूसरा प्रोजेक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसका रिस्क एरिया या उसके डिलीवरेबल्स या उसके कॉमर्शियल जो कि अल्टीमेटली कंपनी को चाहिए वो अलग लेवल के हों। वी हैव टू थिंक इन दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो, है ना, कि वो हम कंसिडर करके चलें कि हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो, मेरा भी काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। अगर हैम्पर हो रहा है तो देन कम्युनिकेट इट, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने लास्ट सेशन में बात करी थी कि प्रॉब्लम तो ठीक है पता रहती हैं, कम विद अ सॉल्यूशन ना, कि क्या कर सकते हैं हम उस चीज़ में, कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है किसी प्रोजेक्ट पे तो क्या वो बंदा वहाँ 4 दिन काम करके वापस इधर आ सकता है क्या, थोड़ा यहाँ मैनेज हो जाए मेरा काम अकॉर्डिंगली। ठीक है, डेली प्रोग्रेस रिव्यूज़। डेली प्रोग्रेस रिव्यू जब तक हम अपनी टीम के साथ नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे विद द क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, रिव्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट बट फॉर योर टीम ऑल्सो। जब हम रिव्यू करते हैं ना अपनी टीम का, जब आप डेली उन्होंने जो काम किया है उनके लिए वो काम उसी टाइम पर आपको समझाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, एंड वो ना आगे उनका काम हैम्पर भी नहीं करेगा। अब क्या होता है कि मान लो आपके एक टीम मेंबर ने स्टोर्स का पूरा वेरिफिकेशन किया, कई सारी ऑब्जर्वेशन लिखी, स्टोर्स में जनरल ऑब्जर्वेशन बहुत आ जाती हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन उसने लिखी हैं, 4-5 ऑब्जर्वेशन बना कर बैठा है वो। नाउ ही शिफ्टेड टू PNM डिपार्टमेंट, अब वो PNM का वेरिफिकेशन कर रहा है। अब आप एक दिन 4 दिन के बाद आते हो, बोलते चल भाई अपना रिव्यू करवा दे स्टोर्स का। अब क्या होगा ना कि उसका जो एक ट्रैक बना हुआ है जो PNM में उसने अपनी एक स्पीड पकड़ी हुई है, एक तो वो ट्रैक उसका छूट गया। दूसरी चीज़, अब वापस से वो स्टोर्स का जो डाटा है वो वापस से निकालेगा। ठीक है, वो सर्च करेगा। अब आप उसमें रिव्यू करके ऑब्वियसली एज अ अगर TL आप रिव्यू कर रहे हो अपने टीम का, तो आई बिलीव कि अगर आप ढंग से रिव्यू करोगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जहाँ पर उसको रिवर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा, या कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ जो उसने छुए नहीं होंगे। तो एज अ मतलब ये डिफरेंस आई थिंक हमेशा होना चाहिए। जब आप अपना रिव्यू करवाते हो तो कहीं ना कुछ ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो आपसे छूट गया होगा, या जो आपको और इन डेप्थ चेक करना होगा, या जो रिव्यूअर ने आपको और एक्स्ट्रा करने को बोला होगा। सो ये डिफरेंस हमेशा रहता है। हम अपने आप को जितना भी डेवलप कर लें ऊपर वाला उतना डेवलप हो रहा होता है। आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, 10 प्रोजेक्ट डेली देख रहे हैं, तो जो मैंने बोला कि हर प्रोजेक्ट की लर्निंग होती है, तो अगर एक प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ देखा, अब किसी प्रोजेक्ट पे कुछ नया आउटपुट आया है तो वो रिव्यूअर ने तो देखा हुआ है, आपने नहीं देखा, तो वो वाली चीज़ वो इम्प्लीमेंट करेगा आपके प्रोजेक्ट पे भी, तो इसलिए आपको बोलेगा ये करने के लिए। तो यही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। तो अगर आप ढंग से रिव्यू करोगे तो 100% चांसेस है कि कुछ ना कुछ आप वहाँ पर उनको बोलोगे और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए। तो अब सोचो कि अब वो स्टोर्स क्लोज कर चुका था, ही शिफ्टेड टू PNM। अब PNM का आपने बीच में क्या करवा दिया, पॉज करवा दिया, वापस उसको स्टोर शुरू करवा दिया। अब जो स्पीड PNM में पकड़ी थी वो भी ब्रेक हो गया, एंड वापस से अब उसको स्टोर्स वाले प्रोसेस में वापस से घुसना पड़ेगा। तो जो कि बहुत बेटर होता अगर आपने सेम डे रिव्यू कर लिया होता, उसका काम उसी टाइम उसको बता दिया होता, तो बहुत बेटर डिलीवरेबल्स आपके पास आते, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशंस आपके पास आती, एंड जो स्पीड उसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है वो भी बनी रहती। तो इसलिए ज़रूरी होता है जो डेली प्रोग्रेस को रिव्यू करना होता है। जब हम बोल रहे हैं कि भाई आप डेली रिपोर्ट करो या MOM डालो या अपना टीम का डेली रिव्यू करो, तो उसमें टीम के क्या चैलेंजेस हैं वो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एज अ TL आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनसे लो। यहाँ पर कोई आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम या चैलेंज होना चाहिए जब आप उनको कोई चीज़ बताओगे, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है कि 10 दिन के बाद वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एंड मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा होता है कि कोई मेरा रिव्यू कर ले, मेरे सर से बर्डन हट जाए यार कि ठीक है अभी ऑब्जर्वेशन तो मेरे लिए क्लोज है, आगे काम करूँ मैं, ये फील होना चाहिए। तो ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपका वर्कलोड है वो मैनेज होता रहेगा, एंड जो आपका प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है, जो मैंने पूरा स्टैंडर्ड सेट किया है प्रोजेक्ट का, उसमें हैम्पर नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा। अब देखिए हम लोगों ने कैप्चर किया, आई नो कि एज अ TL
क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, इनके अलावा भी और भी चैलेंजेस होंगे डैट वी विल डिस्कस अभी आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन विद 1-to-1। बट ये देखिए जनरल चीज़ें हैं, तो इनके लिए तो आपको रेडी रहना ही है गाइस। एज अ टीएल ये तो आपकी मतलब डीम्ड है कि ये चीज़ें आपके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आती ही आती हैं, जहाँ पर रिसोर्स का कॉन्स्टेंट्स आपको हमेशा रहेगा। मैंने आगे ना आपको बोला क्योंकि क्या होता है कि एज अ कंपनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, है ना, तो रिसोर्सेज लिमिटेड ही रहते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में तो स्पेसिफिकली जो जहाँ हम टेक्नो कॉमर्शियल अप्रोच में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमें बंदा ला के रेडीमेड मतलब मिलता नहीं है, हमें डेवलप करना पड़ता है, कस्टमाइज उसको बनाना पड़ता है अपने अकॉर्डिंगली। तो रिसोर्सेज का लिमिटेशन हमारे पास हमेशा रहने वाला है गाइस, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा ओपन रहना है। शुरू में जब हमने काम किया था, हम करते थे एज अ टीएल, हमें टीम दी जाती थी, टीम चेंज हो जाती थी, इतना गुस्सा आता था, ट्रस्ट में, मतलब ऐसा लगता था यार क्या होता रहता है, रोज़ टीम ही बदलते रहते हैं। क्योंकि एक टीम के साथ आप काम कर रहे होते तो एक कंफर्ट होता है, हमें पता होता है कि इससे मुझे क्या डिलीवर मिलने वाला है। मुझे पता होता है कि अगर ये बंदा काम कर रहा है तो मुझे अब इस चीज़ के ऊपर और कितना टाइम अपना लगाना है ना, कि मुझे बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं लगाना। मुझे पता है कि एकदम रेडी टू डिलीवर्ड मटेरियल मुझे मिलने वाला है, या मुझे पता है कि अगर ये काम कर रहा है तो मैं आधे दिन बैठूंगा तो वो काम मतलब प्रेजेंटेबल हो जाएगा। या मुझे ये भी पता है कि अच्छा ये काम कर रहा है तो मतलब मुझे एक दिन इसमें लगाना ही पड़ेगा, या मुझे हर मोमेंट हर घंटे इसको चेक करना है। तो वो हर किसी को पता रहता है अपने टीम मेंबर्स के बारे में। बट क्या होता है एक मोमेंट पे आपका वो बंदा निकल जाता है, एक तो जो काम आधा चल रहा होता है वो आपका पेंडिंग रहेगा। इन जनरल वैसे पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाती होगी, बट एक जो काम चल रहा है वो आप कंप्लीट नहीं करवा पाए, उससे जो एक पेस चल रहा था वो आपका ब्रेक हो गया। एंड नाउ आप कौन बंदा आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, वी नेवर नो। एकदम फ्रेशर आ गया तो फिर तो बस हो गया आपका काम। बट एज अ टीम लीडर ये रहेगा कॉन्स्टेंट हमेशा आपके पास, तो इसके लिए तो यू हैव टू बी रेडी। मतलब ये मैं आपको डेवलप कर रहा हूँ कि आपको एज अ टीम लीडर अपने माइंडसेट में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमेशा के लिए मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। ग्रेजुअली हमने भी क्या हम भी सीख गए थे भाई, ठीक है ये तो चलना ही है। तो इसलिए जब मैं डेली रिव्यू करता रहूँगा, डेली टीम से कलेक्शन करता रहूँगा अपने काम का, तो कोई बंदा किसी मोमेंट निकल भी जाएगा ना तो मुझे ऐसा शौक नहीं लगेगा कि अब ये बंदे को जाना है तो अब पहले तो चल मैं आधा दिन बैठ गया, मुझे पहले उसका काम समझ लूँ, टेक ओवर ले लूँ उसने क्या क्या किया था। अगर मैं डेली बेसिस पर रिव्यू कर ही रहा हूँ तो मेरा वो आधा दिन वेस्ट नहीं होगा ना फिर, कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया वो देख लूँ मैं। तो वो चीज़ हमेशा माइंड में रखना आप। स्कोप का इशू देखो हमेशा रहेगा जब भी आप, अब क्या होता है कि मिड रिव्यू होता है, मिड रिव्यू में रिव्यूअर आएगा 10 चीज़ बता जाएगा आपको, क्या भाई यार कैसे होगा, ये तो ये हो ही नहीं सकता, ये काम पॉसिबल ही नहीं है, इसके लिए तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इसके लिए तो ये चीज़ें नहीं है। तो उन चीज़ों को आप मिटिगेट कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो विद डेली MOM। जब आप डेली MOM भेज रहे हो, भेजने के बाद जो, और अगर आपके कुछ मेन हाई रिस्क एरियाज हैं, हाई रिस्क ऑब्जर्वेशन को मेल ड्राफ्ट बॉडी पे स्पेस लिख के इंपॉर्टेंट लिख के भेज रहे हो, तो रिव्यूअर मोस्टली चीज़ें वहाँ देख लेगा आपकी। उसके लिए भी बहुत ईजी रहेगा आपका रिव्यू करना, और आपके लिए भी ये चीज़ कंट्रोल में रहेगी कि आपका स्कोप उतना डिविएट नहीं करेगा जो आप ओरिजिनल लेके गए हो, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है डे वन से क्लियर थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कितना रिस्क एरिया है, तो जब आप उसके अकॉर्डिंगली अपना वर्क स्कोप डेवलप करोगे तो ये स्कोप का जो इशू है वो आपको ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला। बट बी रेडी कि ये चीज़ रहेंगी। देखो जितनी बार, जैसे मैंने आपको बोला कि जब आप अपनी टीम का रिव्यू करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें उनको आप एक्स्ट्रा करने के लिए ज़रूर बोलोगे ही बोलोगे। एज अ टीम लीडर मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ऐसे ही जब रिव्यूअर आपका रिव्यू करेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको बोलेगा ही बोलेगा। इसलिए हमने पीछे बात करी थी कि हमेशा में बफर लेके चलना है 1-2 दिन का, कि अगर ऐसा कुछ सडनली आता भी है तो मैं उसको मैनेज कर पाऊँ अपने ऑडिट टाइमलाइन में अकॉर्डिंगली। तो उस चीज़ के लिए हमें हमेशा रेडी होना पड़ेगा। एंड ये वो कॉमन चीज़ है जो आप सब फेस कर रहे होंगे एंड हमेशा करी होगी कभी ना कभी। तो ये वही एक्सपीरियंसेस से ही मैं आपको बता रहा हूँ। डाटा डिलेज बहुत कॉमन एवरीवेयर, यहाँ तो कुछ मतलब मैं बोल ही नहीं सकता कि किसी ने फेस ना किया हो। इसको मिटिगेट करने का क्या तरीका है, सिंपल। मैंने बोला जितना क्रिस्पी क्लियर किक ऑफ मीटिंग करोगे, मैं उससे ये नहीं बोल रहा कि आपका 100% इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। डाटा डिले वहीं पर होता है, देखो जो रेडीमेड डाटा होता है वो कोई डिले नहीं करता है। आपको अगर SAP का एक्सेस मिल गया तो मोर देन 50% चीज़ें आपके पास आ गई हैं। जो कुछ ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, कहीं कुछ ऐसी कोई रिपोर्ट मेंटेन हो रही है, कहीं कोई रिकन्सिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कब उनसे रिक्वेस्ट कर पाओगे, कब उनको क्लियर कर पाओगे, अगर पहले आपको ये पता होंगी तब, जब आपका वर्क स्कोप उस लाइन में बना होगा तब। तो
जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज होगी, आप उतना ज़्यादा डाटा उनसे निकलवाने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, मतलब आप उनसे निकलवा पाएंगे। तो किक ऑफ में ये डिलीवरेबल जो है ना उनकी साइड से हमारे लिए, ये बहुत क्लियर हो जाने चाहिए आपकी तरफ से। एक एक वहाँ को छोड़ो ही मत, कोई ऐसा भी डाटा आपको लगता है कि भैया कि आज नहीं लेकिन हाँ मुझे कल रिक्वायरमेंट पड़ेगी या प्रोजेक्ट के लास्ट में रिक्वायरमेंट पड़ सकती है मेरा काम कंप्लीट होने के बाद, उसी टाइम पे किक ऑफ मीटिंग में एस्केलेट कर दो, जिससे जब वो डाटा आप किसी पर्टिकुलर डेट में लेने जाओ तो वो उनको सरप्राइज ना लगे। तो इसलिए किक ऑफ मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यस डाटा डिलेज होते हैं, तो ये एक चैलेंज है जो टीम लीडर्स को फेस करना होता है। एंड इसका मैंने आपको बताया कि सही तरीका मिटिगेट करने का वही है कि एक तो शुरू में अगर हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है, डाटा रिक्वायरमेंट हमने शुरू में अच्छे से रेज कर दिया, मोस्टली डाटा हमने ऑडिट शुरू होने से पहले ही ले लिया, देन उसके बाद किक ऑफ में हम बहुत स्पेसिफिक रहे अपने डाटा के लिए, हमने एक एक वो डाटा जो हमें पर्सनली पता है कि ये डाटा मिलने में प्रॉब्लम होती है वो पहले ही हमने रेज कर दिया। और अगर हमें ये पता चल गया कि वो डाटा मेंटेन होता ही नहीं है, देन अकॉर्डिंगली फिर तो वो चीज़ तभी एस्केलेट हो जाए अपने सीनियर्स को भी स्पेसिफिकली कि सर इस टाइप से डाटा मेंटेन ही नहीं होता, देन व्हाट वी हैव टू डू, मतलब अब क्या करना है इस केस में। हम जस्ट ये लिख दें कि डाटा नॉट फाउंड, ये तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई ना, तो उसको चेक करके उसमें क्या फ्लॉज हैं वो निकाल के फिर हमें ये बताना है कि इसलिए इस चीज़ का मेंटेन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हम रोड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें जहाँ पर हैवी मशीनरी डिप्लॉयमेंट होती है, डंपर्स बहुत सारे डिप्लॉय होते हैं, टायर कार्ड, टायर का रिकॉर्ड, ये कैसा डाटा है, मतलब इन जनरल आप देखोगे कहीं पे भी मेंटेन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं रोड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ मेरी ह्यूज नंबर ऑफ मशीनरी डिप्लॉयड है, वहाँ ही मेंटेन होना चाहिए। ट्रक्स के टायर, एक एक टायर, मतलब जहाँ मेरा 50-60 हज़ार रुपये का आना है, जो मेरे हाईवा जो मेरे लोडर्स चल रहे हैं, जेसीबीज चल रहे हैं जहाँ उनके टायर स्लैक्स के आने हैं, तो उस केसेस में टायर कार्ड होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टायर कार्ड में लिखा होना चाहिए, उस टायर का सीरियल नंबर लिखा हो, किस मशीन में लगा है वो लिखा हो, कब लगा था वो लिखा हो। लेट सपोज आप एक नई जेसीबी खरीद के लाते हो, जेसीबी ऑपरेटर उसको चला रहा है, नए टायर हैं उसके, 5-6 लाख का मान लो टायर है फॉर एग्जांपल, वो जाता है किसी शॉप पे नया वाला टायर उतरवाता है, पुराना वाला टायर चढ़वाता है एंड जेसीबी चला रहा है। एज अ फिजिकल वेरिफिकेशन करने आप जाओगे, आपको तो जेसीबी दिख रही है, मशीन चल रही है, लॉग बुक चेक किया, सब ओके है जी। अरे भाई वो जो टायर जो उसके दोनों टायर जो 10-12 लाख के जो टायर हैं, वो टायर वही हैं या नहीं है वो मुझे कैसे पता चलेगा, उसके लिए टायर कार्ड कहाँ है। इस टाइप की ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं, पता है आती हैं। ट्रक्स में तो बहुत होता है, जो हाईवे डंपर आपके जो हैं, अरे 100 हाईवे डंपर एक कंपनी के रोड पे चल रहे हैं यार, वो जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं कितनी जगह नए नए टायर खुलवा के पुराने टायर लगवा के घूम रहे होते हैं, कैसे ट्रैक करोगे भाई। तो बस लॉग बुक चेक करने से काम थोड़ी हो जाएगा कि भाई डीजल में ही चोरी होती है, चोरी हर जगह होती है। तो मतलब आई मीन टू से कि ऐसे डाटा की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री वाइज मुझे जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक मैंने अपने आप को उतना इंप्रूव नहीं किया होगा, जब तक मैं ये डाटा मांग ही नहीं पाऊंगा और मैं कुछ निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो ये इस लेवल तक हमें जाना है डाटा के लिए। अब हम बात करते हैं टीम कैपेबिलिटी गैप्स की। तो देखो आपको पता है आपके अंदर अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो वो 4 बंदों का लेवल सबका अलग अलग होगा, 2 बंदे कर रहे हैं तो दोनों का लेवल अलग होगा। एक बहुत अच्छा हो सकता है, दोनों बहुत अच्छे हो सकते हैं, या दोनों बहुत बिगिनर भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अभी बहुत इनिशियल लर्निंग फेज पे हो सकते हैं। ये चीज़ तो हमेशा रहनी है बॉस, जब आप लोगों ने भी कभी शुरू किया होगा है ना, तो आपको भी डे वन से इस इंडस्ट्री का तो सारी नॉलेज रही नहीं होगी। हमने भी लर्न करना शुरू किया, लर्न किया, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया। अब किसी की लर्निंग स्पीड अच्छी होती है, किसी की लर्निंग स्पीड थोड़ी स्लो होती है। तो एज अ टीएल ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको कंसीडर करें, जो कैपेबिलिटी गैप्स हैं उनको कंसीडर करके उनको हम काम एलोकेट करें एंड उनके इम्प्रोवाइजेशन के लिए हम उनको हेल्प करें, ठीक है। मतलब उसको अपनी वीकनेस मत देखो, वो हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए आपकी वीकनेस है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो आपके लिए स्ट्रेंथ बन सकती है, ठीक है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र है हमारे पास, हेमन है हमारे पास, है ना, जो जिन्होंने आर्टिकलशिप से हमारे साथ काम किया है। तो अभी हम इनसे बात करेंगे कि जब इन्होंने डे वन पे आए थे, जब इन्होंने SAP रिपोर्ट्स देखी थी, एक्सेल देखे थे, तो क्या जिस हिसाब से ये अभी अपना सैम्पलिंग वाला डाटा एक्यूरेटली निकाल पा रहे हैं और अपने चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं, क्या डे वन पे भी वैसे ही कर पाते थे? नहीं कर पाते होंगे ना। किसी ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया, इनको सिखाया, इनके ऊपर टाइम लगाया, तो आज ये जाके एज अ TL की कैपेसिटी में काम कर पा रहे हैं।
अगर किसी ने ये सोचा होता है भाई यार क्या है, इसको तो करना ही नहीं आता, स्टोर दे के छोड़ो बस, मैं फटाफट सारा काम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली रिपोर्ट देनी है, तो आज ये इस लेवल पे नहीं आ पाते। तो यही पर्सपेक्टिव हमें लेके चलना है, हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो आपके साथ 2 दिन काम कर रहा है या 2 महीने से काम कर रहा है या 2 साल से काम कर रहा है। ये एज अ टीएल ये आपके ऊपर चैलेंज रहेगा कि आपको अपनी टीम को डेवलप करना, उनको सिखाने वाले आप ही, और कोई अलग से सिखाने नहीं आने वाला है। देन उसके बाद आपका जो भी ट्रैकर्स आप मेंटेन कर रहे हो, उनकी विजिबिलिटी एंड उनकी ट्रैकिंग आपको साइमल्टेनियसली रखनी पड़ेगी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने देखा कि उस दिन हमने सब जितनों के भी ट्रैकर खोल के देखे थे, किसी सबके ट्रैकर की टाइमलाइंस निकल चुकी थी। तो ऐसा ट्रैकर बनाना और ना बनाना है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ जब तक उसकी ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी मतलब अपडेट ना रहे, है ना। डेली उसको यार, डेली सिस्टम बंद करने से पहले लास्ट में मुझे सबसे पहले ट्रैकर देखना है, डेली सुबह आके सबसे पहले ट्रैकर देखना है और अकॉर्डिंगली उसको अपडेट करना है। अगर वो चीज़ नहीं करेंगे, मैंने बट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ट्रैकर अपना बना लिया, वहाँ पर एक सो एंड सो डेट्स डाल दी, उसके बाद वो मैंने पूरे खोले ही नहीं कंप्लीट होने तक, तो देयर इज़ नो पॉइंट। ये आपको ट्रैकिंग मेंटेन करके चलना ही है, ये आपके रोल में आता ही है, इनबिल्ड है। आगे जाके सडनली जब आप GTL जाओगे या मैनेजर जाओगे, आगे बढ़ना ही है ना ज़िंदगी में, पीछे तो आप जाओगे नहीं कि मैं नहीं, मुझे तो एज अ टीम ही काम करना है, मैं तो एक टीम मेंबर की तरह काम कर लूँगा। तो आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। अभी तो आप खाली अपने एक प्रोजेक्ट का डाटा मेंटेन कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मेंटेन कर रहे हो। सोचो जब 10 प्रोजेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, 10 प्रोजेक्ट को आपको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फिर कैसे करोगे? ऐसे ही तो डेवलप होता है ना। तो इसको एक्स्ट्रा बर्डन लेके अगर आप कभी भी चलोगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट हमने सेशन में बात करी थी कि जो ट्रेनिंग सेशन है ये कंसिडर दीज सेशंस एज ए कैरियर ग्रोथ ऑल्सो। तो कैरियर ग्रोथ आपके लिए तभी कंसिडर होंगे जब आप इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। कोशिश तो करो, मैं एक दिन में रिजल्ट नहीं मांग रहा, बट दिखना चाहिए कि ग्रेजुअली कितना अपडेट है ना। वो जो आपके डेट की एक्यूरेसी से ही आपको अपना जजमेंट दिख जाएगा कि भैया मैं अपनी डेट से कितना क्लोज प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पा रहा हूँ, कितना लैग कर रहा हूँ। तो आपके सामने तो देखो खुद ही आपका रिजल्ट एंड जो स्टेटस है वो आता रहेगा कि मेरी लैगिंग, मेरी एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेट है। देन हमेशा जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, देखिए जो डिलीवरेबल्स होते हैं, आप सबके डिलीवरेबल हम मीट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आप कई बार ऐसा भी होता है, देखिए हमने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, पूरे एफर्ट पूरे जान लगा के काम करके आते हैं 15-20 दिन, रिपोर्ट में वो आउटपुट नहीं आ पाता कई बार, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कई बार डिमोटिवेशन मिलता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो काम ही नहीं हुआ, है ना, या आपने ध्यान नहीं दिया इस प्रोजेक्ट में, या यहाँ कुछ ऐसे गैप थे जो आपने